हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पिछले कल 28 मई को पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। पाकिस्तान ने साल 1998 में ही 28 मई के दिन न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसी मौके पर पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कारगिल युद्ध को लेकर पब्लिकली ओपनली पाकिस्तान की गलती कबूल दी है। नवाज शरीफ ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और उसी के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब खुद ही चलकर पाकिस्तान आए थे और हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे, लेकिन हमने उन एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, भारत के साथ समझौते को तोड़ा और वो हमारी गलती थी, वो पाकिस्तान की गलती थी। यहाँ पर नवाज शरीफ लाहौर डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के 9 महीने के बाद फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ दिल्ली लाहौर बस यात्रा स्टार्ट की थी। उस समय नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिसीव करने खुद ही वाघा बॉर्डर के ऊपर भी आए थे और वहां पर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन की थी, जिसमें दोनों देशों ने इस बात के ऊपर सहमति जताई थी कि अब भारत और पाकिस्तान ना ही किसी न्यूक्लियर रेस में पड़ेंगे, ना ही कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल वॉर लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई और वहाँ दूसरी तरफ 2.5 महीने के अंदर ही 3 मई को पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में हमला कर दिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच कारगिल युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से हार गई। इसी को याद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जो उस समय एग्रीमेंट तोड़ा था वो पाकिस्तान की गलती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच उस समय भी कुछ खास नहीं बनती थी और जो ये भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच लाहौर बस सर्विस और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई थी, परवेज मुशर्रफ इसके सख्त खिलाफ थे। इसी के साथ कारगिल युद्ध में करारी हार के कुछ ही महीनों के बाद मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट करके वहां पर मिलिट्री रूल लागू कर दिया था, जो कि 1999 से लेकर साल 2008 तक चला। पिछले कल नवाज शरीफ ने अमेरिका को लेकर भी एक खुलासा किया है, या फिर एक तरह से कह लो कि अमेरिका के ऊपर एक आरोप लगाया है। नवाज शरीफ ने कहा कि जब पाकिस्तान 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था तब अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने न्यूक्लियर टेस्ट रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार को उस समय $5 बिलियन देने का ऑफर दिया था। आगे नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका से कहा कि ये बिकने वाली कौम नहीं है, यानी पाकिस्तान के लोग बिकेंगे नहीं, हम न्यूक्लियर टेस्ट करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उस समय इमरान खान कुर्सी के ऊपर बैठा होता तो वो अमेरिका के सामने बिक जाता और क्लिंटन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। वैसे पाकिस्तान को लेकर जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सॉफ्ट अप्रोच थी, क्या आप उसको सही मानते हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और म्यांमार को लेकर। आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में इस समय भी मिलिट्री रूल लागू है और लोकतंत्र के सपोर्ट में म्यांमार के लोकल रेजिस्टेंस और रिबल ग्रुप्स गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके सेना के ऊपर वहां पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस वजह से म्यांमार की सेना को कई सारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिसेंटली क्या हुआ कि म्यांमार में जो एयर बेसिस हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप ने उनके ऊपर भी ड्रोन अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर म्यांमार के सबसे इंपॉर्टेंट आइलार एयरबेस के ऊपर 2 बार ड्रोन अटैक्स हो गए हैं, जिसमें माइनर डैमेजेस भी हुए थे। अब एयरबेस किसी भी देश की सेना के लिए काफी क्रिटिकल होता है। वहां पर कई सारे फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वीआईपी एयरक्राफ्ट और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट और रडार्स होते हैं। इसलिए एयरपोर्ट्स को सिक्योर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है और केवल एक छोटे से ड्रोन अटैक के कारण ही कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसलिए म्यांमार की सेना ने याद किया भारत को। आपको याद होगा कुछ ही साल पहले भारत के जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी तरह से एक छोटा सा ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद भारत ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को रोबस्ट करके कई सारे हार्डकिल डिफेंस इक्विपमेंट अपने एयरबेसिस के ऊपर इंस्टॉल कर लिए थे, ताकि वैसा ड्रोन अटैक हमारे एयरबेसिस या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर दोबारा ना हो, और अगर हो तो उसको नजदीक आने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया जाए। खबर आ रही है कि 2 हफ्ते पहले 13 मई को भारत के असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ MI कुटप्पा सर इंडियन एयरफोर्स के एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ म्यांमार गए थे और उन्होंने वहां पर जो म्यांमार की सेना के साथ कई सारी मीटिंग्स की। उस दौरान म्यांमार ने भारत से रिक्वेस्ट किया कि भारत के पास जो भी एंटी ड्रोन वेपन्स और हार्डकिल डिफेंस इक्विपमेंट है, भारत वो म्यांमार को भी दे। म्यांमार भारत से बकायदा इनको परचेज करना चाहता है, इसके लिए वो पे करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम म्यांमार को ये डिफेंस इक्विपमेंट दे देंगे तो इससे साबित होता है कि हम म्यांमार में मिलिट्री रूल को और लंबा करने में म्यांमार की सेना की मदद कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार असमंजस में है और अभी तक इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को म्यांमार को एंटी ड्रोन वेपन्स देने चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। पिछले कल हम भारत और फ्रांस के सैनिकों के टग ऑफ वॉर गेम की बात कर रहे थे और आज खबर आ रही है कि सेम उसी तरह का एक टग ऑफ वॉर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच भी हुआ था। रस्से वाली गेम जिसमें 2 टीम्स रस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं।
दरअसल अफ्रीका में साउथ सूडान और सूडान की बाउंड्री के बीच एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। सूडान और साउथ सूडान दोनों ही देश इस रीजन के ऊपर ओनरशिप क्लेम करते हैं एंड यहाँ पर हमेशा सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी रहती थी, जिनमें भारत और चाइना के भी सैनिक यहाँ पर डिप्लॉयड है। पिछले कल यहाँ से भारत और चाइना के सैनिकों के बीच एक टग ऑफ वॉर की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत के सैनिकों ने चाइनीज टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। ट्विटर के ऊपर इस वीडियो के नीचे एक पर्सन ने कमेंट किया था, पावर ऑफ देसी घी वर्सेस मोमोज, यानी भारत के सैनिक देसी घी खाते हैं और चाइनीज सैनिक मोमोज। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रशिया को लेकर। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने देश की प्राइवेट और सरकारी रिफाइनरी से कहा है कि रशिया के साथ डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करें, ताकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और वॉर्स के कारण जो प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, उससे भारत को नुकसान ना हो। जैसे ही वॉर आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसलिए भारत सरकार ने रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन करने के लिए कहा था, ताकि भारत को सेम प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल मिलता रहे। भारत सरकार के ऑर्डर्स के ऊपर अमल करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है। खबर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशिया की सॉफ्टनेट ऑयल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी अगले 1 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज को हर महीने 30 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल डिलीवर करती रहेगी। और ये क्रूड ऑयल रशिया न सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भारत को देगा, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस क्रूड ऑयल की पेमेंट रशियन करेंसी रूबल्स में करेगी, ना ही यूएस डॉलर्स, ना ही यूरो या पाउंड और ना ही दिरहम या फिर चाइनीज युआन। रूबल्स में पेमेंट करने की डील साइन हुई है। थैंक्स टू रशिया, जो आज भी हमें इतना सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, वरना भारत में तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 रुपए पर लीटर के पार चले जाती। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। आपको याद होगा साल 2022 में भारत ने मेड इन इंडिया INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में कमीशन किया था। अब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इसलिए हमें पहले से ज्यादा नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स चाहिए होंगे। इसी को लेकर इंडियन नेवी ने 2 फाइटर जेट शॉर्टलिस्ट किए थे, F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल फाइटर जेट्स का नेवल वेरिएंट यानी कि राफेल M। खबर आ रही है कि इंडियन नेवी की राफेल M के ऊपर सहमति बन गई है और अब 30 मई को फ्रांस से डसॉल्ट एविएशन और फ्रेंच गवर्नमेंट की एक टीम भारत आ रही है, क्योंकि भारत जो 26 राफेल M फ्रांस से परचेज करना चाहता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी। भारत की तरफ से इंडियन नेवी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे और दोनों देशों की टीम्स ये तय करेंगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के की पॉइंट्स क्या होंगे, यानी डिलीवरी, वेपनरी, कॉस्ट, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें इसी मीटिंग्स में फाइनलाइज होंगी। अभी तो खैर ये डील साइन नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस अभी बाकी हैं, लेकिन ANI ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इन 26 राफेल M के लिए भारत फ्रांस को 50,000 करोड़ रुपए पे करने वाला है, यानी $6 बिलियन के करीब। वैसे राफेल कॉस्टली तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में $6 बिलियन में पूरे का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाता है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को लेकर। दरअसल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास इस समय केवल 15 की संख्या में प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के फीडबैक के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में कई सारे बदलाव किए हैं, इसको काफी अपग्रेड कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एयरफोर्स और आर्मी दोनों इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस से संतुष्ट और सेटिस्फाइड है। ऑटो पायलट सिस्टम और ग्राउंड कोलिजन सिस्टम में 2 चेंजेस करने भी बाकी हैं, लेकिन मोटे तौर पर आर्मी और एयरफोर्स ने इस हेलीकॉप्टर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसलिए अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की मास प्रोडक्शन का फैसला किया है। माना जा रहा है कि आज के बाद हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तरह कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर्स किसी भी दूसरे देश से परचेज नहीं करेंगे। इसलिए अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 की संख्या में प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया जाएगा, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 45,000 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली $5.5 बिलियन। आज की 7th अपडेट आ रही है इजराइल हमास युद्ध को लेकर। रिसेंटली इजराइल ने गाजा के राफा में वापस स्ट्राइक्स की थी, जिसमें कुछ सिविलियंस की भी कैजुअलिटीज हुई थी। इसी के चलते भारत की बॉलीवुड गैंग भी इजराइल के विरोध में आ गई है। ये जो पिक्चर आप अभी इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ऑल आइज ऑन राफा, ये भारत के 2 दर्जन से ज्यादा सेलिब्रिटीज ने पोस्ट की है। यही सेम पिक्चर, इन सब के नाम है स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर अतली कुमार, वरुण धवन, नोरा फतेही, सानिया मिर्जा, वीरदास, दिया मिर्जा, तृप्ति दिमरी, मलाइका अरोड़ा, हनी सिंह, शिल्पा राव, भूमि पेडनेकर, उर्फी जावेद, रकुल प्रीत, समंथा प्रभु, निम्रत खैरा, इलियाना डी क्रूज, शिवम दुबे की वाइफ अंजुम खान, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका साजदे, कोनकना सैन शर्मा, करिश्मा तन्ना, हंसिका मोटवानी, आयशा टाकिया, रफ्तार, किम शर्मा, गौहर खान, ईशान खट्टर। ये कुछ प्रोमिनेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इस समय वीडियो रिकॉर्ड करने तक हमको मिले थे। मगर इसके अलावा और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने फलस्तीन के सपोर्ट में स्टोरीज डाली हैं, जबकि बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज 7 अक्टूबर को गायब थे, जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था।
वो भी बिना किसी प्रोवोकेशन के। अब ये बॉलीवुड की टूल किट गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और सेम पिक्चर्स को पोस्ट कर रही है। आज की 8th अपडेट आ रही है फलस्तीन को लेकर। दरअसल रिसेंटली यूरोप के कई सारे देशों ने फलस्तीन को एक देश के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है और इनमें काफी सारे नाटो देश भी हैं, जिसके बाद अब फलस्तीन को एक देश के तौर के ऊपर मान्यता देने वाले देशों की कुल संख्या 145 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने 18 नवंबर साल 1988 को ही फलस्तीन को एक देश के तौर के ऊपर मान्यता दे दी थी। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को लेकर। भारत में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्लो स्पीड में डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स भारत में लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। दरअसल एक डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 में भारत में टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स की सेल हुई है उसमें से 2% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही थे। गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक पिछले साल भारत में 16,65,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई है एंड इस साल 2024 में भी हर दिन डेली 4,600 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हो रही है। वैसे अगर आपके पास आज की डेट में कोई नई कार परचेज करने का ऑप्शन हो तो आप क्या इलेक्ट्रिक कार लेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 10th अपडेट एक बार फिर से इजराइल हमास युद्ध को लेकर आ रही है। राफा में स्ट्राइक्स के बाद गाजा की टोटल कैजुअलिटीज 36,000 के पार चली गई है, टू बी प्रिसाइज 36,050। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि इसमें से आधी संख्या हमास के आतंकियों की है, जिनको उन्होंने 72 उरों के पास पहुंचा दिया है। वहीं पर इस युद्ध के दौरान इजराइल आर्मी के 650 सोल्जर शहीद हुए हैं, जबकि 3,500 वुंडेड हैं, यानी कि घायल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।